मतलब जो कहते हैं ना कि महापर्व है लोकतंत्र का, उसमें से लोक को हटा देते हैं। उसका फ़ायदा है पॉलिटिकल पार्टियों को। और पॉलिटिकल पार्टी लाइव ब्लड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का ये डेमोक्रेसी का लाइव ब्लड जो है सो दलाल और बड़े-बड़े धनासेठ धनपशु लोग हैं। कभी ऐसा सुना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी नेता को सजा हो गया हो? यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, यहाँ जिलाधिकारी थे नर्मदेश्वर लाल। 141 कोड ऑफ कंडक्ट का केस उन्होंने करवाया था, उनके समय हुआ था। आप ऑब्जर्वर हैं, आपके पास गाड़ी है, सवारी है, दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है राजा महाराजा की तरह जो आपके पास नहीं है। आप कहीं जाके किसी खास मतदाता से कोई ऑब्जर्वर मिला है कहीं? कि साहब आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या दिक्कत आप लोगों को है? इलेक्शन कमीशन ने किसी ऑब्जर्वर पर कोई कभी एक्शन लिया है? आज तक तो हम ये पलायन आज से हो रहा है बिहार में। अगर पलायन होता तो विदेशिया का गाना सुने हैं कि नहीं? भिखारी ठाकुर का। बिहार से चिराग पासवान कौन चीज के मंत्री है? आज तक उनके मुंह से सुने हैं कि कहीं संस्करण का कोई यूनिट बिहार में बैठेगा? मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो जो लीगली बाउंड ही नहीं है। आप कोई कह देता है 3 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहता है 1 करोड़ देंगे। ये कौन चेक करेगा कि ये 3 करोड़ नौकरी 5 साल में मिला या नहीं मिला? नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे दाईं ओर हैं चंद्रभूषण पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और बाईं तरफ हैं शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिन दिल्ली में गुजारे हैं। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, चुनाव जब विधानसभा का होता था तो पहले जो स्थितियां होती थी, जो माहौल बनता था, वो माहौल इस बार दिख नहीं रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। तो आखिर ये कारण क्या है? क्योंकि सच्चाई यही है कि अ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो लगता ही नहीं कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही चुनाव का गुणागणित ज्यादा चल रहा है, बाकी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। न उस तरह का प्रचार चल रहा है। पहले तो लोग परेशान हो जाते थे, इतना भोंपू बजता था। अब तो भोंपू खोजना पड़ रहा है कि कहीं बज रहा है कि नहीं। स्थितियां ये है, भले गांव देहात में घूम रहा हो, ये दूसरी बात है। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं। सर, दिख नहीं रहा है चुनाव, आप क्या इसका क्या कारण क्या मानते हैं? अब कारण तो ये नया नया प्रयोग हो रहा है। पहले चुनाव होता था तो पोस्टर लगता था, बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता था जो कचकाड़ा का वो जो एम्बलम होता है चुनाव चिन्ह, वो लगाने के लिए लड़का सब दौड़ता था। जी जी। गाना बजता था, दरवाजे पर लोग मिलने आते थे। वो सब परंपराएं अब खत्म हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और जो संविधान से संबंधित चीज है पॉलिटिकल पार्टी का, ये चुनाव का मैनिफेस्टो आता था, जिसको पढ़ करके लोग, यानी कि कहने का मतलब जो ज्यादा बुजुर्ग लोग जो घर में ज्यादा रहते हैं, बाहर कम जाते हैं, वो लोग मैनिफेस्टो पढ़ कर के समझते थे जो कौन पार्टी जो है सो किसके लिए क्या करना चाहती है, कौन वोट देने लायक है, कौन वोट देने लायक नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या है। तो मैनिफेस्टो अब खत्म हो गया। अब वो समझिए कि वो बेकार चीज है। जब चुनाव अंतिम समय आता है तो वो पम्पलेट लोग छपवा देते हैं। और बिहार में तो सबसे पहले हमको यह देखने पड़ा है, ये एक दूसरे का लेकर के फोटो खींच करके लोग उसको चला दे रहे हैं। तो चुनाव में भारी परिवर्तन हो रहा है, और चुनाव मोमेंटम जो है वो उठ नहीं रहा है। और अगर कुछ माने अगर कहना हम चाहें तो जो चुनाव में मुद्दे पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, वो मुद्दा ज्यों-ज्यों दिन एक-एक दिन घटता जाता है, चुनाव माने पोलिंग डे का, मुद्दा समाप्त होता जाता है। मुद्दा रह जाता है जाति। जब कोई बाहर के पत्रकार आते हैं, तो पूछते हैं जे यहाँ कौन जाति का कितना लोग है, किसका वोट कौन है, कैंडिडेट कौन जाति का है। तो अंत में आते-आते जाति पर सब डिवाइड हो जाता है। चुनाव हो जाता है, जाति वाले जीत के चले जाते हैं। मुझे भी याद है कि जब हम लोग बचपन में छोटे बच्चे थे और जब चुनाव आता था, तो कचकड़ा का उस समय जनसंघ था, दिया था,
तो वो जो एम्बलम आता था इस पर लगाने वाला कचकड़ा का आता था प्लास्टिक का, तो हम लोग माने इतना प्रसन्न होते थे मिलता था तो बच्चे भी माहौल बनाते हैं, अभी भी माहौल बनाया जाता है। बच्चों स्कूल में लोग जा रहे हैं और वहाँ संकल्प दिलाया जा रहा है और तमाम बातें हैं। लेकिन वो जो सर ने कहा उस तरह से कुछ दिखता नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये सिर्फ़ इलेक्शन के साथ ही नहीं है, ये आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों से हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमरी होली ना बुझाएल। हाँ। हाँ, गाँवे में बुझात रहे, अब शहर में ना बुझाला। तो असल में ये जो तकनीक का प्रभाव बढ़ा है, इसकी वजह भी इस वजह से भी जो है ये लग रहा है कि चुनाव अमेरिकन तर्ज पे, पश्चिमी तर्ज पे अब सोशल मीडिया, मीडिया, टेलीविज़न सेट और डेटा, ये जो डेटा क्रेट्स आ गए हैं स्ट्रैटेजिस्ट के नाम पे, प्रशांत किशोर जैसे तमाम ये तो बड़े नाम हैं, इनके जैसे मुझे लगता है इस तरह का काम करने वाले हर ज़िले में 2, 4, 5 टीम है। और वो नेता को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सारा डेटा मेरे पास है, आप एकमुश्त हमको दे दीजिए, हम सँभाल लेंगे। सँभलता उनसे कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास कुछ डेटा है, उस डेटा से वो कुछ खेल करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कैंपेन्स, स्लोगन्स तैयार कर देते हैं। और इस सब के बीच पीपुल्स पार्टिसिपेशन में से मतलब जो कहते हैं ना कि महापर्व है लोकतंत्र का, उसमें से लोक को हटा देते हैं। उसका फ़ायदा है पॉलिटिकल पार्टियों को कि मतलब ये व्यंग है लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई भी है कि जब आज आप थोड़ा नज़र उठाएँगे तो आप पाएँगे अपने विधानसभा में शायद आप देख सकते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, वो ये ज़रूर सोचता है कि अगर हमारी पार्टी ने इसको नहीं, इसको कैंडिडेट दिया होता तो ये जीत जाता। बिल्कुल। या इसको मिला होता तो वो अच्छी टक्कर देता। लेकिन अब क्या है कि आपका आइडिया, आपके विचार का कोई वैल्यू नहीं है। अंततः आपके ऊपर वो थोप दिया जाता है और मजबूरी में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप उस तरह से नहीं करते जैसे पहले करते थे। आप जाके एक बटन दबा के चले आते हैं। तो पार्टियाँ, राजनीतिक दल भी चाहती है कि शायद शायद चाहती है कि जनता की सीधी भागीदारी और वो ना हो, तो हमारा भी सिर का दर्द थोड़ा जो है वो हल्का हो जाएगा, नहीं तो सबकी सुननी पड़ेगी। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि 5 टर्म से जीतते हुए आदमी को छठे टर्म दे या नहीं। उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हम एक दागदार छवि के व्यक्ति को दें या नहीं। फिर प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगी कि हम रात में किसी और पार्टी के कार्यकर्ता को बुला कर के अपना कार्यकर्ता बना कर के टिकट दें या ना दें। लेकिन जब लोगों की सहभागिता नहीं होगी, लोग सवाल-जवाब नहीं करेंगे, लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को भी ईज़ी है भाई, वोट तो आपको देना है, किसी न किसी को देंगे ही। आपको दिक्कत है कि नहीं नइखे बुझात, तो ओसे उनका का दिक्कत बा? ना उनका दिक्कत नहीं खे, ये बात सही बा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो आपने कहा कि लोगों का लोकतंत्र ये जो का ये महापर्व माना जाता है, तो लोक हट गया है, केवल तंत्र रह गया है, चुनाव तंत्र उसी पर चल रहा है। चूँकि जो आपने कहा कि सर आपको याद होगा, आप तो बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं कि पहले जो उम्मीदवार होता था, उसके चुनाव के लिए जो वहाँ की जनता चाहती थी, उस हिसाब से पार्टियाँ सोचती थी। अभी पार्टियों का एक कैबिनेट बैठ जाता है और वहाँ पे ये सोचा जाता है कि हाँ, कौन बेहतर होगा, हाईकमान कह हाई लीजिए। कमान कह लीजिए और उस हाई कमान के द्वारा जिसका नाम आता है, भले उसको जनता माने, न माने, चाहे, न चाहे, उसी को ला दिया जाता है। तो उदासीनता का यह भी कारण हो सकता है क्या? सवाल है कि शिक्षा का दर हम लोग के यहाँ बहुत कम है और शिक्षा का उन्मूलन शुरू हुआ है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होने के बाद कुछ अजीब तरह से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। शिक्षित लोगों से जो हम लोग उम्मीद करते हैं, वो लोग उस स्तर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, समाज को उसका लाभ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मूल रूप से जहाँ तक राजनीतिक चिंतकों का सवाल है, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको इस बात पर ज़रूर विचार करना चाहिए
कि संविधान में जो राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई है और उनके कर्तव्य और अधिकार जो दिए गए हैं, उस पर फिर से विचार करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का क्या महत्व है और पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना और नहीं करना चाहिए, यह इसका निर्धारण फिर से होना चाहिए। ये जितना भी ट्रबल पैदा हो रहा है, ये जितना ये लोग कारखाना जो बनाए हुए हैं नेता बनाने का, वहीं से शुरू होता है। तो इनके मूल में ही गड़बड़ी है। लोगों से विचार विमर्श करना, क्षेत्रीय विशेष माने क्षेत्र के लोगों के लिए कौन से कैंडिडेट, किस पार्टी के कैंडिडेट सूटेबल होंगे, जाति से नहीं। ये लोग ये जितने भी सिम्पटम हम बता रहे हैं, इसको ये लोग जाति में समेट करके ला दिया है। तो उस आदमी का चरित्र कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनकी मनोदशा क्या है, वो समाज में क्या चाहते हैं, जीवन उनका कैसा है, इसको तो हर आदमी देखता है सुबह से शाम तक। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो दक्ष लोग हैं, बड़े-बड़े पंडित लोग हैं, उन लोगों को अच्छे कैंडिडेट का चुनाव से कुछ दिन पहले करना चाहिए और उनका नाम लोगों के बीच रखना चाहिए ताकि उस पर विचार विमर्श हो कि इनमें सूटेबल कौन होता है। तो लाइफ ब्लड कहा जाता है डेमोक्रेसी का ये पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी लाइफ ब्लड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का ये डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड जो है सो दलाल और बड़े-बड़े धनासेठ धनपशु लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और आयातित लोग हैं। तो इसका भी इसका स्वरूप इतना खराब हो गया है कि ये दिन-दिन बिगड़ रहा है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिर से यह डिस्कशन होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या कानून हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, जो डेमोक्रेसी जैसे बड़े एक स्ट्रक्चर को खड़ा किए हुए हैं। बिल्कुल, सर ने जो एक बात कही, अभी जो कही बात, और पहले जो सर ने एक बात कही मैनिफेस्टो, मतलब सर ने बिल्कुल ठीक कहा। कल भी मैं एक डिबेट कर रहा था सर, मैंने उसमें कहा कि 2 चीज़ों को अभी कूड़ेदान में फेंकने की सख्त ज़रूरत है। एक मैनिफेस्टो और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और पॉलिटिकल पार्टी लाइफ ब्लड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का ये डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड जो है सो दलाल और बड़े-बड़े धनासेठ धनपशु लोग हैं। कर मैं गया, पीछे से समर्थक आ गए, उसको कैसे रोकना है? 33 नहीं, गाड़ी मैं 33 मैं मैं गाड़ियाँ मैं हो ये कह रहा हूँ कि 4 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 6 को फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन होगा। 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी इसी बिहार में 2 जिलों में रैली करेंगे, जो लाइव दिखाया जाएगा सारे टीवी पे और सोशल मीडिया पे। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है, चूँकि हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है, हमने 100 से ज़्यादा इसमें संशोधन किए हैं। तो इसमें भी चूँकि संविधान ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने समझ लीजिए एक तरह से पूरे डेमोक्रेसी को चुनाव आयोग के हाथ में सौंप दिया है। इतनी ताकत दी है चुनाव आयोग को। क्वासी जुडिशियल 100% कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था, और उसको इतनी ताकत है कि वो नियम कानून जो चाहे बना सकती है। सर ने जो बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जो आदर्श और बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए परिभाषा, ये भी चुनाव आयोग को करना है। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो जो लीगली बाउंड ही नहीं है। आप कोई कह देता है 3 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहता है 1 करोड़ देंगे। ये कौन चेक करेगा कि ये 3 करोड़ नौकरी 5 साल में मिला या नहीं मिला? तो होना तो ये चाहिए कि ये लीगली बाउंडेड है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो अगला चुनाव आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपका मैनिफेस्टो ही फेल्योर हो गया। इसका मतलब है आप अपने आप में पूरी एक फेल्योर पार्टी है। इस लिहाज से मैं इस चीज़ को बोलना चाह रहा था कि ये 2 चीज़ें तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग। नहीं, नहीं, इसमें तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप मैनिफेस्टो में जो वायदे करते हैं, उसका चेक बैलेंस करने वाला तो कोई है नहीं। उसका कोई चेक नहीं करता है कि आपने 5 साल में उन वायदों को जो आपने घोषणा पत्र में थोड़ी दिया है, पूरा करते हैं कि नहीं? थोड़ी नैतिकता और थोड़ा शर्म बचा था कुछ साल पहले तक। सर जो पहले मैनिफेस्टो आता था बकायदा बुकलेट में आता था, जिसको पढ़ने के लिए 2-3 घंटे का समय चाहिए। अब तो एक पन्ने का आ रहा है, पॉइंटर आ रहा है। पॉइंटर आ रहा है, वो भी इलेक्शन से 1 सप्ताह पहले। और मिलता है 10,000 आदमी, 20,000 आदमी पर एक कहीं पम्पलेट मिलता है। आप जाइएगा पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, तो कूड़ा करकट जहाँ रखा जाता है वहीं पर जो छप के आता है और उसका रसीद उन लोगों को रखना पड़ता है दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन। उसको बोरा में
बांध करके अब फेंक दिया जाता है और चुनाव हो जाने के 2-1 महीने के बाद में रद्दी कागज में उसको बेच दिया जाता है। मैनिफेस्टो यही है। आज तक हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने के बाद में कभी या पार्लियामेंट में, कभी विधानसभा में या किसी भी सदन में, छोटे-बड़े सदन में डिस्कशन आप सुने हैं कि विरोधी दल शासकीय दल का मैनिफेस्टो लेकर के आवे कि अच्छा हम इसको पढ़ते हैं, आपने पूरे 5 वर्षों में क्या-क्या किया है? क्या-क्या वादा किया था और क्या-क्या किया है बताइए? ऐसा हुआ है? नहीं 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 हुआ। क्यों नहीं हुआ? यही तो सवाल है। तो उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिए। अगर ये एक परंपरा है कि मैनिफेस्टो निकालना है और पालन नहीं करना है, तो ऐसी परंपरा को तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। उसी तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो मौजूदा है, उसको मैं कह रहा हूँ कि हटाइए और नया लाइए, तकनीक का अध्ययन करिए कि अब सोशल मीडिया का क्या अच्छा, प्रभाव है। ये करेगा कौन? ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा, तो इलेक्शन कमीशन को ही पावर है और किसी के पास उसी पावर को ही नहीं पावर है। अब जरा देखिए कि अभी जो मोकामा में घटना हुई है, तो जब कहीं कोई घटनाएं होती हैं तो लोगों की दृष्टि उधर ज्यादा जाती है। तो उसमें यह देखा गया, चाहे अपने बयान में अनंत सिंह ने कहा कि हम 40 गाड़ियों से जा रहे थे, 30 गाड़ियां आगे बढ़ गई, 10 गाड़ियां पीछे थी, उसमें यह अटैक हुआ और तमाम तरह की घटनाएं हुई, जिसमें वो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि कोड ऑफ कंडक्ट में 3 गाड़ी लेके चल रहा है। आप कैंडिडेट ही कह रहा है कि हम 40 कैंडिडेट गाड़ी लेके जा रहे थे, एक्शन लीजिए ना, कौन मना कर रहा तो है? कौन लेगा एक्शन? चुनाव आयोग लेगा, क्यों? ऑब्जर्वर लेगा। वही तो कह रहे हैं कि जब ज्ञानेश कुमार बैठ के प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस करते ज्ञानेश हैं। कुमार को एक्शन नहीं लेना है इसके लिए मोकामा आकर के। उनके आईएएस ऑब्जर्वर साहब घूम रहे हो रहे होंगे वहाँ, वही एक्शन ले लेना, क्या दिक्कत है? तो मैं ये आखिर कह वो रहा हूँ कि चुनाव 2000 आयोग के ही प्रतिनिधि होके मैं ये आते कह रहा हैं। हूँ कि पिछले 15 साल में, 10 साल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की कितनी शिकायतें चुनाव आयोग को गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये मुझे बताइए। ये तो प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। यह जो आपने बताया ये बहुत ही मैंने आश्चर्यजनक इसका परिणाम है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं और जो बहुत बहुचर्चित हो जाता है मुकदमा, उसके बारे में आदमी को याद भी रहता है ना, तो साधारण तो याद रहता नहीं है। सड़क पर हेलीकॉप्टर उतार देना, गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, गोली चला देना और साड़ी बाँटना, रुपया बाँटना, चॉकलेट बाँटना, टीवी बाँटना, ये सब चीज़ चलता है। लेकिन अखबार रोज़ पढ़ते हैं हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। कभी ऐसा सुना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी नेता को सज़ा हो गया हो? या उसकी विधायकी रद्द हो गई हो? ना, हैं? नहीं सुना। जब चुनाव आता है, उस समय हम लोग के यहाँ समाचार आना पड़ता है कि आज फलाना आदमी कोर्ट में गए थे, अपीयर थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक मुकदमा था। क्या हुआ? तो खत्म हो गया। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा इसीलिए होता है कि आज ये चुनाव के समय में मुकदमा कर दीजिए, और चुनाव के 5वें साल में नेताजी जाएँगे, उसके बाद मुकदमा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि भुट्टा के खेत में जो एक आदमी का बना दिया जाता था कि चिड़िया आगे नहीं काटे, तो उसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। सर आपको याद होगा अडवाणी जी की सभा थी पटना गांधी मैदान में, और वहाँ के जिलाधिकारी गौतम कुमार गौतम या गौतम जो थे, जो दुर्भाग्यवश असमय वो मर गए। हालांकि बाद में उन पर भी आरोप कई सारे लगे, लेकिन एक टाइम में वो मैगजीन, टाइम मैगजीन में उनका नाम छपा था। उन्होंने मंच पर चढ़ के और उनको रोक दिया था स्पीच देने से पहले, समय हो गया था। आप बताइए ना, चुनाव खत्म होने वाला है, बिहार में एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए आप। मोकामा में क्या ऑब्जर्वर नहीं घूम रहे हैं? घूम रहा है? क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं इसका एक सीधा उदाहरण सर बताते हैं आपको। यहीं पे चुनाव हो रहा था चंपारण में। मतलब कहने का तात्पर्य, मैं कहानी बताऊंगा उसके पहले ये मैं सीधा कहूं कि ये टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्यों? यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, यहाँ जिलाधिकारी थे नर्मदेश्वर लाल। 141 कोड ऑफ कंडक्ट का केस उन्होंने करवाया था, उनके समय हुआ था, बस 141 मुझे याद है। और उसके बाद या उसके पहले कभी उस तरह की घटना दर्जन हो जाए तो बहुत है साहब। यह स्थिति है, तो ये तो कह सकते हैं कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के बदौलत चुनाव आयोग चुनाव कराने जाता है, उसके जो पर्यवेक्षक आते हैं, कहीं ना कहीं ढिलाई वहां होता है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राज्य के चुनाव में दर्जनों ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं और ऑब्जर्वर के प्रकार भी होते हैं। तो
ऑब्जर्वरों का काम बटा रहता है। एक कमिश्नर रैंक के आईएएस होते हैं, आईपीएस, आईआरएस, ये सब सेंट्रल सर्विस के लोग होते हैं। राजा महाराजा की तरह इन पर खर्च होता है, समझे ना? छोटे-छोटे शहरों में जब एसी नहीं था, तो ऑब्जर्वर लोगों के लिए एसी भाड़ा पर बाहर के शहर से मंगा के लगाया जाता था, वो बिना एसी में रह नहीं सकते थे, समझे ना? उनके लिए खाना, उनका प्रबंधन, वही सबसे बड़ा काम रहता था डिस्ट्रिक्ट सर का। केवल प्रबंधन केवल खाना और नहीं, ऐसी नहीं। मुझे याद है कि इसी शहर में जब आए थे और सर्किट हाउस में ठहरे थे पर्यवेक्षक लोग, तो हुआ कि शाम में इनके मनोरंजन के लिए वीसीआर बाजाबते खरीद के जाता था। तो ये उनके देखा हुआ है? हाँ, तो ये राजा महाराजा की तरह इन लोगों का जैसे अपव्यय किया जाता है टैक्स के पैसा का। तो ये ऑब्जर्वर जो आते हैं, ये किसी मतदाता से मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं। अखबारों में ये है ऐसा नियम कि इसको छपवाना है, समाचारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रसारित करवा देना है कि ऑब्जर्वर लोग समय दे रहे हैं 4 घंटा, जो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है आकर उनसे मिले। अरे भाई, जहाँ चुनाव हो रहा है किसको फुर्सत है कि आपको ढूँढने जाएगा, आईएएस से मिलने के लिए वहाँ लाइन लगा के खड़ा रहेगा तब साहब मिलेंगे। आप ऑब्जर्वर हैं, आपके पास गाड़ी है, सवारी है, दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है राजा महाराजा की तरह जो आपके पास नहीं है। आप कहीं जाके किसी खास मतदाता से कोई ऑब्जर्वर मिला है कहीं? कि साहब आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या दिक्कत आप लोगों को है? हाँ, रैंडमली कहीं चले गए हों और बात किया हो। अरे नहीं, कहीं गए हैं कोई? यहाँ तक कि ये लोग जाते नहीं हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर कंस्टिट्यूएंसी है, ऑब्जर्वर मोतिहारी में बैठे हुए हैं। मुज़फ्फरपुर से 100 किलोमीटर जहाँ कंस्टिट्यूएंसी है, मुज़फ्फरपुर में बैठे हुए हैं। तो ये लोग मतलब हेडक्वार्टर में सुविधाएं हैं। सभी सुविधा को छोड़ कर के नहीं जाएँगे, मच्छर काट लेगा उनको। सवाल ये है कि वो लोग आते हैं तफरीह करने, समझे? इलेक्शन कमीशन आज तक किसी ऑब्जर्वर पर कोई एक्शन लिया है? इलेक्शन कमीशन ने किसी ऑब्जर्वर पर कोई कभी एक्शन लिया है? आज तक तो हम इलेक्शन टूरिज्म कह लीजिए, हाँ, इसको इलेक्शन टूरिज्म है। टूरिज्म है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे ऐसे डरती है जैसे उनके बहुत बड़े गार्जियन आ गए हों, उनकी नौकरी स्टेक पर है। और वो लोग जो है सो मनमाना करते हैं, को लवेसली अपना रहते हैं, समय गंवाते हैं, उस बीच में अपना पटना उटना भी जाके घुमाते हैं कर कुटुम के यहाँ, और उसके बाद जो है सो इलेक्शन खत्म होता है, अपना टीए लिया यहाँ से चल दिए थे। इलेक्शन कमीशन की एक कमी है। एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसा हुआ था हिंदुस्तान में जिसने कानून को बताया कि हाँ, कानून क्या है, समझे ना? सेशन जी, जिसको याद किया जाएगा। लेकिन वैसे लोगों के बाद में जो लोग आए, वो भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या है। तो इलेक्शन कमीशन के शिकायत की जाती है, विरोधी दल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है उसके अंडर में काम करता है, यह करता है, वह करता है। सवाल है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास रहता है कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उनको किसी तरह घसीट दिया जाए, समझे ना? सेशन जैसे आदमी को कांग्रेस ने टिकट देकर के चुनाव लड़वाया कि नहीं लड़वाया? उसके चरित्र को धूमिल करने की क्या जरूरत था? एक रिटायर्ड वैसे आदमी का, उतने बड़े पदधारी का, उससे ज्यादा पैसा मिलता है विधानसभा लोकसभा में। उन्हीं ने उन्हें उन्होंने पूरे देश को बताया कि इलेक्शन कमीशन कुछ होता है। हाँ। उसके पहले लोग नहीं समझते थे क्या होता है उसको नहीं इलेक्शन। समझते थे जिसको कितना पावर है। एक एक बूथ का कंट्रोल वो करता था, एक एक बूथ का कंट्रोल। सर उसके बाद भी हमको वाकया याद है, जेके राव यहाँ आए थे और उस समय केजे राव, और उस समय हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके साथ साथ थे। खुदा नगर माने कहीं सुन ले कि कुछ भी हुआ है, सीधे भागा हुआ गांव चिरैया और कहाँ कहाँ वो आदमी दौड़ के जाता था, वहां देखता था, ग्राउंड रिपोर्टिंग लेता था कि सही में सच्चाई क्या है। ये नहीं कि वीडियो साहब, सीओ साहब और एआरओ अब कह जो दिया। उदाहरण आप बता रहे हैं, इसी से तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ पिछले कुछ समय से। तो आपने जो कहा कि भाई ऑब्जर्वर है, और आपने जो बात उठाई कि 3 गाड़ी से गए, 30 गाड़ी हो गया, तो आप देख नहीं रहे थे पहले? वो पहली दिन हुआ था क्या? पहली बार हुआ था नहीं क्या? नहीं, रोज हो रहा है, रोज हो रहा था। रोज हो रहा तो आप अगर है, और केवल वहीं नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो आप अगर ईमानदारी से ऑब्जर्व करते इस चीज को एज अ ऑब्जर्वर, तो ये चीज रुक सकती थी। वो एक बहुत बड़ा कारण उस दिन जो भी रहा हो, मुझे नहीं मालूम कि किसकी साजिश थी, क्या थी, वो तो जांच का विषय है। लेकिन वो जो रास्ता आप देखेंगे जो वीडियोज में मिल रहा है कि वो ब्लॉक हो गया था रास्ता, पीछे की गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। और उस स्थिति में मतलब जहाँ इस तरह की एक हौच-पौच की स्थिति हो जाए, तो स्वाभाविक है बिहार, उसमें भी मोकामा जैसे एरिया में गाली-गलौज, मतलब हीटेड टॉक होना है। और वो कहाँ चला जाएगा फिर,
इसकी कल्पना हमारे आपके कल्पना से बाहर है कि उसके बाद क्या होगा। तो उस चीज़ को रोक देना पहले, यही तो ऑब्जर्वर का, एडमिनिस्ट्रेशन का और इलेक्शन कमीशन का काम है। तो वो अगर अपनी ईमानदारी से काम करे, जो आप केजे राव का उदाहरण देके बता रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और वो अब नहीं हो रहा है, तो इस तरह की घटनाएँ हैं। जब बड़ी-बड़ी सभाएँ होती हैं, तो ये ऑब्जर्वर लोग को विजिलेंट रहना चाहिए। इनका सड़क पर दिखाई देना चाहिए। इनको सड़क पर दिखाई जाना चाहिए, अपनी नज़रों से देखना चाहिए। तो ये वीडियो क्लिप के फेर में रहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है, वीडियो क्लिपिंग कर रहा है, वो वीडियो अपना खींच-खाच के ले आया, उसको साँझ को देख लिया। कुछ ऐसा हुआ तो हो गया, इससे मतलब नहीं। तो यहाँ बैठने के लिए काहे के लिए आते हैं? ऑब्जर्वर काहे के लिए आते हैं? और यह सबसे नाकामी है इलेक्शन कमीशन का, ये ऑब्जर्वर लोगों को जो है सो एकदम बेलगाम कर दिया है। और ये लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कहीं से नहीं कर रहे हैं, ये समझ जाइए। जनता के माने वोटर्स के और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक ही कड़ी है ऑब्जर्वर। उनको सामान्य नागरिकों से मिलना चाहिए। रैंडमली जाकर के गाँव में, शहर में किसी भी आदमी से, छोटे आदमी से, बड़े आदमी से, शिक्षित से, अशिक्षित से पूछना चाहिए वोटर से। वोटर सभी का मान बराबर है कि यहाँ क्या हो रहा है? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हाँ? तो 11 बजे रात के बाद में पटाखा उड़ा रहा है। हाँ? 11 बजे के बाद में ब्लरिंग जो है सो एकदम माइक लगा करके प्रचार कर रहा है। वो दरोगा जी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि वो सोचता है कि छोड़ो ये भी कौन मुकदमा करने जाए यहाँ पर। तो कानून के रहते हुए आप उनको छूट देते हैं, कल होकर के जो मन करता है सो करता है। तो इलेक्शन कमीशन अपने में सुधार करे और जो पीछे के कमिश्नर साहब करके गए थे, कम से कम उतने लाइन पर भी चला जाए तो बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। इन लोग ये आज जो दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे मुकदमा में हो, चाहे कहीं हिंसक घटना हो रही है, उस सब में लाइसेंस ऑब्जर्वर लोगों का है। ऑब्जर्वर पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये लोग पैरवी करा के आते हैं ऑब्जर्वर लोग। हाँ, तो पिकनिक का मौका हाँ, होगा। दिया है, जो मन किया सो किया, अपना चलने के समय में सामान उठा के चले गए। ये सब होता रहता है। हाँ, होता है। कलेक्टर लोग मैनेज करते हैं। ये कहने का मतलब है कि जो 2 बातें उठी आज, देखिए क्यों नहीं समझ में आ रहा, माहौल क्यों नहीं बन रहा है। तो शुरुआत ये हुई कि एक तो आम आदमी का, मतदाता का जो इसमें योगदान था, जुड़ाव था, वो समाप्त हो गया। दूसरी बात कि जो चीज़ें, जैसे मुद्दा क्या होता था, चर्चा का मुद्दा होता था घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। अब वो मैनिफेस्टो तो आ रहा है चिरकुट पे लिखा हुआ, और वो भी 4 दिन पहले। अब पार्टी की जो बात आपने सर कही कि लोकतंत्र का लाइव ब्लड है पार्टी, और पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आता है कि कौन। अब रक्सौल में देखिए कि एक ही पार्टी के 3 लोग हैं और आज के दिन में 3 पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। इसको कैसे कहा जाए कि कौन पार्टी का उम्मीदवार कौन है? पार्टी नहीं हुआ, कोई पार्टी नहीं ना। हुआ। तो ये तो पार्टी का उम्मीदवार होना और ये सब तिकड़म का विषय है, और बाकी कुछ नहीं रह गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, ये वंशवाद भी इसके पीछे जब जाइएगा ना, तो सब वंशवाद में फिर जाके घुस जाएगा। अब हर आदमी के अपना घर में पॉलिटिकल पार्टी है ना? लालू जी बिहार में 13 बार अ, अध्यक्ष जो है सो अपने पार्टी का बन चुके, है ना? जब तक वो जिंदा रहेंगे, वहीं रहेंगे। तो लालू जी एक ठो नहीं है, दक्षिण में जाइए सब वैसा ही लोग हैं। तो हर एक आदमी अपने परिवार का पार्टी बनाए हुए है और उस पार्टी में जितने लोग हैं वो लोग गुलाम हैं, है ना? तो ना पार्टी में कोई मैनिफेस्टो है, ना कोई डिसीजन है, ना कोई सोच है, ना विचार है, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए। राज्य के लिए क्या करना है? कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, सरकार जब बन जाती है, तो ऐसा कभी सुने हैं कि एक सम्मेलन हुआ कि हाँ साहब, किसानों के लिए फलाने विशेष क्षेत्र में यहाँ बाढ़ का, सुखाड़ का है, तो वहाँ एक तो कॉन्फ्रेंस की, किसानों को भी बुलाए, तकनीक विशेषज्ञों को बुलाए, वहाँ के लोकल प्रबुद्ध लोगों को बुलाए और सोचा कि हाँ, यहाँ पर ये समस्या का समाधान कैसे होगा, और वहाँ जो निर्णय हो जाता है तब उसको ले जाकर के कानून का रूप दिया जाता है। सही डेवलपमेंट यही ना है। विकास विकास करने से तो विकास होता नहीं है। विकास के तो रूप जड़ से विकेंद्रीकरण होना होना चाहिए, चाहिए। उसका विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा, सर इस पर बताएंगे डिटेल में। होगा नहीं। तो इसको ये लोग करते नहीं है। सरकार बन जाती है, उसके बाद में किसी क्षेत्र के विकास के बारे में मुख्यमंत्री के जो मन में आता है सो कर देते। नेताजी कहे कि यहाँ पर तारामंडल खोल दीजिए, कहा यहाँ यहाँ तारामंडल।
अजीब बात है। हैं? जिसका कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है, उसको करने से कोई फ़ायदा है? मतलब नल जल योजना सर बना पूरे बिहार के लिए बना नल जल योजना। उसकी ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकती थी या साउथ बिहार में हो सकती थी। लेकिन आज स्थिति ये है नल जल योजना के लागू होने के बाद इसी चंपारण के कई क्षेत्र में पिछले जून में जुलाई तक जो है वो टैंकर से पानी लोगों ने पहुँचवाया है। तो इस पर तो एक असेसमेंट कर लेते कम से कम कि ये नल जल योजना के बाद क्या ऐसी स्थिति हो रही है कि आप पूरा ग्राउंड वाटर निकाल के उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना सप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर वो बर्बाद भी होता है। तो ये मतलब कष्ट करने का काम जो है कौन करेगा? डेमोक्रेसी का मतलब ये समझिए कि जनतंत्र का क्या मतलब है, इसको फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। जनतंत्र सबसे बढ़िया तंत्र साबित हो रहा था, तब इसको देश ने संसार ने अपनाया। अब जनतंत्र में की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है और इसको दूसरे तंत्र में ले जाने की आवश्यकता है। समझे ना? इसमें जितनी बुराइयां आ गई हैं उसको हटा करके और इसको अगर साफ किया जाए तो एक एक तंत्र का जो है सो नया इनोवेशन होगा। तो इस पर भी प्रबुद्ध लोगों को सोचना चाहिए कि इसको नियंत्रित करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। और जन सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक यह नियंत्रित नहीं नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने नई बातें आ रही हैं, सुनकर के हम भी अचंभित हो जाते हैं। जब हम विधायक हो जाएंगे तो यहाँ पर दरोगा जी, सीओ पीओ बीडीओ, वो जितना भी है, ये लोग घुस लाना बंद कर देंगे। हम बंद करवा देंगे। कैसे? अरे भाई कैसे बंद करवा देंगे? क्या तंत्र आपके पास है जो आप बंद करवा दीजिएगा? आप सीआरपीसी हैं कि आप कोर्ट हैं कि आप एसडीओ हैं कि आप क्या हैं? जिस जो पंचायत है, मुखिया है, जिसके पास एक बॉडी है, कानूनी संस्था है, ग्राम निकाय है, उसके पास तो कोई तंत्र नहीं है। तो एक एमएलए का जो कैंडिडेट नॉविस है, जिसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं है, वो कहता है कि हमको चुन दीजिए, हम सब बंद कर दें। ये तो जो है सो मुसोलिनी की तरह हो गया ना। उसको अधिकार भी नहीं है, ज्ञान के साथ-साथ उसको अधिकार भी नहीं है लीगली। बस मतलब आप उस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में उठा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? नहीं और कर सकते हैं। बहुत से विधायक और सांसद ऐसे भी हैं कि जब मिलता है उस तरह की बात, आपने देखा होगा सर कि डॉक्टर 500 क्यों लेता है फीस? यहाँ का हमारे क्षेत्र का डॉक्टर अगर 500 लेगा तो गर माने तमाम तरह की बातें होती हैं, सब बात कहा नहीं जाता है। तो कहीं उसी तरह के विधायक जी लोग इस तरह की बात करते हो? नहीं तो यह आप देखेंगे जिस चुनाव के बाद में यह समस्या हम लोग के सामने आएगी। अगर हम जबरदस्ती जा करके उससे मारपीट करेंगे, उसके साथ हिंसा करेंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ना है, कोई चीज़ का एक ये सिस्टम क्लियरली है। गुंडागर्दी है, ये इलीगल है, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आप जाके प्राइवेट डॉक्टर का फीस तय कराइए। आप जाइए विधानसभा में कानून बनवाइए, आप लॉ मेकर हैं और कोई कुछ नहीं है। आप जाइए विधानसभा में कानून बनाइए कि बिहार में प्राइवेट डॉक्टरों की फीस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अरबों सब रुपया आज खर्च हो रहा है हेल्थ पर बिहार में। बिहार में लालू के समय में था कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने का कागज नहीं था, दवा डॉक्टर वो तो बात छोड़ दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का कागज नहीं था, समझे ना? हम लोगों ने जा करके हर जगह कुछ टोली बना बना करके शहर में प्रिस्क्रिप्शन का कागज हम लोग जमा करते थे। इस पर आप लिखिए। हाँ, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ये लोग कागज देते थे। स्थिति बिहार की वह थी। आज अरबों रुपया ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है। सदर हॉस्पिटल यहाँ का 13 एकड़ में सदर हॉस्पिटल फैला हुआ है। उसमें आपको अब चलने का जगह नहीं है, इतना मकान बन गया है, इतना डिपार्टमेंट खुल गया है, फिर भी मरीज का कोई कोई इलाज नहीं है। आँख का हॉस्पिटल खोले हुए यहाँ पर 25-30 साल हो गया, आज तक उसमें तो आँख का ऑपरेशन नहीं हुआ है। आज तक एक ऑपरेशन नहीं हुआ है। और लाखों लाख रुपया खर्चा हो रहा है उसमें। उतना ही नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम सब है। वो हॉस्पिटल जब से खुला तब से हज़ारों लोगों को विकलांग, आँख के विकलांग का सर्टिफिकेट दे करके डॉक्टरों ने अरबों रुपया कमाया। ये एक आपको उदाहरण बता रहे तो हैं। खैर ये तो सर कहने का मतलब ये कहने का है। मतलब ये है कि कोई चीज़ को सिलसिलेवार ढंग से उसको बस, बस। उसको ठीक कीजिए कि कल हो करके भ्रष्टाचार बंद हो। लोगों को विश्वास हो कि हाँ, भ्रष्टाचार का तरीका यह बंद करने का है। बाहुबल से उसको अपने लिए थोड़े समय के लिए ठीक कर लेंगे, लेकिन वो अस्थायी परमानेंट इलाज पूरे बिहार के लिए नहीं है। सर सबसे पहले तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है
ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं और इस तरह क्या की बात करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि भैया आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो शुद्ध गुंडाई कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पहली मेरा ये देखिए, इस बात पर विचार करना चाहिए, ये हमारा विचार है, हम बता रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी आया कहे कि पलायन रुकना चाहिए, पलायन जरूर रुकना चाहिए, और पलायन हो जाने से सभी चीज़ों का पलायन हो रहा है, सिर्फ मजदूर का ही पलायन नहीं हो रहा है। ये पलायन आज से हो रहा है बिहार में। नहीं, अगर पलायन होता तो विदेशिया का गाना सुने हैं कि नहीं, भिखारी ठाकुर का? बहुत जमाना पहले। अच्छा, आज जो संसार में 7 देश में भोजपुरी क्षेत्र के लोग जो है सो जाकर के बस के प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं, वो मजदूर हैं। हैं? जो रेल लाइन बनाते-बनाते बाघ खा गया हज़ारों आदमी को वहाँ, वो सभी मजदूर ही न थे। ये पलायन आज से है क्या? नहीं। ये तो हमको लगता है 300-400 साल से पलायन बिल्कुल, बिहार का हो रहा है। बिल्कुल। तो ये पलायन, ये रूट कॉज़ इसका क्या है? आपने डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जब मॉडर्न बिहार का के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, तो सारे बिहार को, साउथ बिहार को छाँट करके उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। और उत्तर के लिए उन्होंने एक माने एक लॉन्ग वे से एक स्कीम बनाया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर हम लोग लगाएँगे। यहाँ एग्रीकल्चर का चीज़ है, एग्रीकल्चर। उनके मरने के बाद में इस पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की कि हाँ, नॉर्थ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, कॉटेज इंडस्ट्री सब बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर था, उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। तो आज पलायन हो रहा है ना? इंडस्ट्री बैठाने का कोई उपाय है? इंडस्ट्री बैठाने का कोई उपाय नहीं है। इंडस्ट्री के लिए कोई चिंतित नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो मज़दूर आएगा, वो मज़दूर रह जाएगा अपनी बार। ऐसा कोई मशीनरी है क्या उनके पास में कि वो रह जाएगा तो उसको काम दे देंगे? ऐसी मशीनरी नहीं है। आदमी बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना सेटअप के, बिना गवर्नमेंट के सहयोग के, बिना एक विचार विमर्श के ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। अगर वो रह जाएँ और उसके बाद उपद्रव करना शुरू करें, तब बिहार की क्या स्थिति होगी? अगर रह जाए और काम नहीं मिलेगा तो उपद्रव ही होगा, दूसरा होगा क्या? आप डेमोक्रेसी के बदला एनार्की चाहते हैं। समाज में एनार्की चाहते हैं। अगर बिना सोचे समझे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम हम शुरू कर दें, तो एनार्की फैलेगा। तो सभी मज़दूर अगर रह जाएँ, यहाँ के 3 लाख 4 लाख मज़दूर जो हैं सब बाहर में हैं, उससे ज़्यादा है, तो वो एनर्जी कल होके ब्लॉक तोड़ देगा, थाना तोड़ देगा, यही ना करेगा। जब एक जगह जमा होगा बिना किसी काम के, तो यही होगा। और उतने समय में कोई इंडस्ट्री हो नहीं सकता है। हम तो देखते हैं सरकार जो कह रही है कि हम ये कर देंगे, उसका मनोभाव भी नहीं है। इसलिए कि नैतिकता नाम का तो कोई चीज़ है नहीं, जिस पर हम लोग कभी बात भी नहीं समाज में वो लोग करना चाहता है। बिहार से चिराग पासवान कौन चीज़ के मंत्री हैं? प्रसंस्करण प्रसंस्करण के है ना? और एक हाँ? फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं। आज तक उनके मुँह से सुने हैं कि कहीं प्रसंस्करण का कोई यूनिट बिहार में बैठेगा? क्यों? वो बिहार की बात नहीं करते हैं, वो बिहारी को फर्स्ट रखना चाहते उनका है फैमिली फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट। हैं। बिहार मतलब फैमिली ही बिहार है। हाँ, तो अपने-अपने फैमिली फर्स्ट को लेकर के सब कोई चल रहे हैं, है ना? तो ताज्जुब होता है इस बात का कि उसके मंत्री हैं और बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन कोई फूड प्रोसेसिंग के लिए कभी उन्होंने कोई चर्चा की है? कोई बयान अखबार में दिया है मंत्री बनने के बाद? या कभी नहीं। हैं? ये क्या है? ये सब एक वही नहीं, वैसे बिहार के बहुत से मंत्री हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बोलिए ना। तो इंडस्ट्री बैठाना है तो जिस ज़िले में ज़्यादा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, रेवरिन ज़मीन है, उसको तो हम बढ़िया बना सकते हैं। तो वैसे ज़मीन तो यहाँ बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगाने की आपको मंशा हो तब ना आप इंडस्ट्री लगाएँगे। तो जो मंत्री है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारी मशीनरी है, वो कभी नहीं कह रहा है कि हाँ, यहाँ पर प्रोसेसिंग का कोई यूनिट फिर सर वही बात घूम फिर के चली गई कि वो मंत्री हैं, वो विधायक हैं या संतरी हैं, वो कौन है? वो वही हैं जो कहते हैं अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं जानते हैं और कहते हैं कि हम आएँगे तो पलायन रोक देंगे, हम आएँगे तो घूस और भ्रष्टाचार पर रोक लगा देंगे। खुद आकंठ डूबे रहेंगे भ्रष्टाचार में, लेकिन दूसरा नहीं करना चाहिए, दूसरे का रोक देंगे। तो स्वाभाविक है, ये होने वाला है। हैं? वो कहानी है ना कि विवेकानंद के यहाँ कोई गया कि हमारा बच्चा बहुत मीठा खाता है, तो बोले कि 1 सप्ताह के बाद आना।
और कहे बच्चे को बाद में 1 सप्ताह के बाद कि मीठा मत खाना। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई आप तो उस दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उस दिन तक मैं खुद मीठा खा रहा था, इसलिए मेरे कहने का कोई माने मतलब नहीं था, वो असर नहीं करता। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ से हम लोग बात शुरू किए थे कि ये चुनाव जो है माहौल दिख नहीं रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं और बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बार चुनाव आयोग को इन सारे चीज़ों पर विचार करना चाहिए, जो नेता नहीं चाहता है कि विचार हो, चूँकि उसको बिहार हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ का जो भी नेता है, उसका परिवार ही उसका सूबा है और वो उससे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। ये जो आज की चर्चा है, इस पर आपका क्या विचार है ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आप क्या इस पर सोचते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जैसा मैंने कहा ज़रूर दीजिए। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। शशि जी बहुत-बहुत धन्यवाद।